कैसा समझा जाए कि सेना के शौर्य और गौरव को बीजेपी वोटों के लिए बेच रही है? दिल्ली में भी कल कनॉट प्लेस में झंडा लेके स्मृति ईरानी घूम रही थी और बहुत सारी जगहों पर ये झंडा कार्यक्रम हुआ। दुर्भाग्य से इस बार आम लोगों की उसके प्रति उत्सुकता या भागीदारी बिल्कुल नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की जो घृणित करतूतें हैं वो अब जनता, मुझको लगता है, समझ गई। ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। आपको नहीं लगता कि भारत के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सेना के शौर्य को अपना बताकर वोट चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद बमबारी की थी जाकर। We are with our armed forces. It is a great job done by our armed forces. लेकिन हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अब हमारे को सीरियस सवाल पूछने चाहिए सरकार से, उसके बाद हमें बैठ के डिस्कशन करना चाहिए भाई, ताकि पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो, दोबारा हम इस तरीके से इसी विशेष साइकिल में ना फंस जाए। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था और भारत सरकार, आप अजरबैजान से ऑयल भी ले रहे हैं, आप अजरबैजान से सामान भी मंगा रहे हैं और तो भी अपनी जो आकाश मिसाइल है उसको आप आर्मेनिया को बेच रहे हैं। यदि रशिया का झुकाव इस समय चीन की ओर ज्यादा हो रहा है तो हम डिप्लोमेटिकली फेल हैं। ये जिस दल में निशिकांत दुबे होंगे, तेजस्वी सूर्या सरी के लोग होंगे, यदि किसी ने विदेश में गर्दन पकड़ के बोल दिया कि भाई आप लोग तो नफरती चिंटू हो। जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था हम तो पीओके की बात कर रहे थे, पीओके कहाँ गया? हम तो पीओके को मिलाने की बात कर रहे थे, पीओके तो मिला नहीं है इंडिया में। बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही थी, मिलेगा। हम तो कह रहे थे इंदिरा गांधी ने जो है 2 टुकड़े करवाए थे। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी डिफीट दी है कुणाल, जो मुंह तोड़ा है पाकिस्तान का, वो मिसेज इंदिरा गांधी ने तोड़ा था। कुणाल प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये मिसेज इंदिरा गांधी जैसी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीओके विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब पीओके तो इंडिया का हिस्सा बना नहीं अभी तक। कि जो ब्रह्मोस की नींव किसने रखी? आज आज जो आप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल का ये नींव रखी किस आदमी ने थी? आज इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया है, ये नींव किसने रखी थी? 1974 में एक बार मिसेज इंदिरा, वो उसकी बात करना ही नहीं चाहते ना। ये वो 4 आदमी कहाँ गए या 5 आदमी कहाँ गए जो फायरिंग कर रहे थे उसके लिए? वो कह रहा है कि फौज तो मोदी जी के चरणों में लेटती है। एक सोफिया कुरैशी को कह रहा है आतंकवादियों की बहन है। उनके खिलाफ अब आज तक कार्रवाई के नाम पर उनको मंत्री पद से भी नहीं हटाते हैं। और यदि अली महमूदाबादी का आप लेख पढ़े तो उसने उसमें कोई गलत बात नहीं की। उसने बोला कि आपने बिंब के रूप में इन 2 लोगों को प्रस्तुत किया, वो तो ठीक है, लेकिन जब मास लिंचिंग होती है, जब लोगों के घर गिराए जाते हैं, जब स्पेसिफिक जात के लोगों को टारगेट किया जाता है, आप सब लोगों के विचार कहाँ जाते हैं? जब एक राज्य का चीफ मिनिस्टर इस चीज को तैयार नहीं है कि हम अपने बदतमीज मंत्री को ओहदे से हटा दें, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सेना तो उनके पैर में पड़ी हुई है। क्या सामान्य ट्रैवल ब्लॉगर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगी कि वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा दी जाए? जांच का विषय होना चाहिए कि ज्योति मल्होत्रा को सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन किसने दी। एस जयशंकर आजादी के बाद का सबसे फ्लॉप विदेश मंत्री सिद्ध हुआ है, जो केवल नफरत और केरल का चीफ मिनिस्टर के बनने के चक्कर में वो कुछ भी कर रहा है। लेकिन एस जयशंकर उस अपनी जो पुरानी आत्मा है उस परकाया प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर सावरकर की आत्मा घुस जाए, लेकिन वो घुस नहीं पा रही। आज तक किसी भी विदेशी मंत्री मेहमान से वो कह नहीं पा रहे हैं कि सावरकर की प्रतिमा पर चित्र चढ़ा लो गोड से, तो बहुत दूर की बात है। नमस्कार, मैं हूं कुणाल पाठक और आप देख रहे हैं द लखनऊ पोस्ट आज का अखबार। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मेरे मेहमान हैं indiaclimatechange.com के फाउंडर पंकज चतुर्वेदी जी और अश्विनी शंकर। आप दोनों का स्वागत है। पंकज जी, ऑपरेशन सिंदूर बाद जिस बात का डर तमाम अपोजिशन को, बहुत सारे सेन लोगों को था, लगभग वही हुआ। जो चीज भारतीय सेना की आन बान शान का प्रतीक था, ऑपरेशन सिंदूर, जिसे भारत की संप्रभुता के लिए लॉन्च किया गया था, उसे नरेंद्र मोदी की शान का प्रतीक बताया जा रहा है। उन्हें नरेंद्र मोदी की आन बान शान का प्रतीक बताया जा रहा है। सड़कों पर बड़े बड़े बिल बोर्ड लग गए हैं जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के साथ नरेंद्र मोदी सैल्यूट की पोजीशन में खड़े हैं। और तो और रेलवे के टिकट में भी उनका नाम, उनकी फोटो और ऑपरेशन सिंदूर के साथ लगा दिया गया है। क्या ऐसा समझा जाए कि सेना के शौर्य और गौरव को बीजेपी वोटों के लिए बेच रही है? देखिए, असल समस्या यह है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार अपनी जो विश्वसनीयता खो चुकी है। विश्वसनीयता खोने का समस्या यही है कि
आज यदि कोई व्यक्ति सवाल उठा रहा है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर की नौबत क्यों आई, हमारा सैन्य शौर्यता, हमारी कुशलता, हमारी तकनीकी, सब पे कोई सवाल नहीं, लेकिन ये सब तो पोस्ट इफेक्ट है ना। जो लाइन एंड ऑर्डर का पोजीशन होता है या टेररिज्म, वर्ल्ड वाइड टेररिज्म का जो थ्योरी है, वर्ल्ड वाइड टेररिज्म की थ्योरी भी वही कहती है जो डॉक्टर कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। जो इलाज है वो महंगा पड़ता है। इलाज हम कीमतों में नहीं आके, लेकिन यदि इलाज के नाम पर हमारे साथ हमारे यहाँ जो हुआ उसमें कुछ सैनिक जवान भी मारे गए और बड़ी संख्या में लगभग 20 के आसपास पब्लिक के लोग भी मारे गए। तो ये जो हम कीमत चुकाई, ये किस चीज की कीमत चुकाई हमने? हमारी कोताही की, साजिश की, किस चीज की? तो जब इस सवाल को उठाने पर जब आप देशद्रोही घोषित किए जा रहे थे, तभी ये मान लिया गया था कि अब इसका हश्र क्या होना है। लेकिन मैं आपको एक चीज और बताऊं, दिल्ली में भी कल कनॉट प्लेस में झंडा लेके स्मृति ईरानी घूम रही थी और बहुत सारी जगहों पर ये झंडा कार्यक्रम हुआ। दुर्भाग्य से इस बार आम लोगों की उसके प्रति उत्सुकता या भागीदारी बिल्कुल नहीं है। इवन बीजेपी के भी नेता और कार्यकर्ताओं की उस तरीके की भागीदारी नहीं है। तो ये बता रहा है कि ये जो ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल वाला जो है उनका थ्योरी है, पुरानी शराब को बार बार नई बोतल में पैकेज के साथ भेजना, तो हर कम्युनिकेशन और संचार थ्योरी का एक उम्र होती है, और यदि आप उसको रिपीट करेंगे साइमल्टेनियसली उसका डिग्रेडेशन होने लगता है और उसका संचार का प्रभाव कम होता है। रामदेव का प्रभाव पिछले 5 साल में जैसे कम होता चला गया, ठीक इसी तरीके से ये जो सेना के शौर्य का इस्तेमाल अपने वोट में की राजनीतिकली करने की नरेंद्र मोदी जी की जो घृणित करतूतें हैं, वो अब जनता मुझको लगता है समझ गई। क्योंकि मैं आपको दिल्ली में ये बताऊं, दिल्ली में कल कनॉट प्लेस में, आमतौर पर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी पावरफुल है, लेकिन उतने लोग ही नहीं थे। जब चीफ मिनिस्टर भी वहां पर है, आप किसी भी जिले में देख लीजिए जहां पर भी ये झंडा यात्रा निकाली जा रही है, उसमें आम लोगों की भागीदारी तो बिल्कुल है ही नहीं। ये तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हरियाणा में तो आपको बताऊं कि ट्रिब्यून अखबार के पहले पेज के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का विज्ञापन है आधे पेज का, फिर तिरंगा यात्रा में शामिल हो, दूसरे पेज के ऊपर हरियाणा गवर्नमेंट के जनसंपर्क विभाग का विज्ञापन है। तो अब समझ में नहीं आ रहा था कि राज्य सरकार का खेल है ये या जनता पार्टी का खेल है, या राज्य सरकार और जनता भारतीय जनता पार्टी एक ही है। बिल्कुल इंटेंट पर लेकिन सवाल है ना, मतलब अश्विनी मैं पूछ रहा हूँ कि इंटेंट पर सवाल है। मुझे याद है लास्ट टाइम जब हम लोगों की बातचीत हो रही थी तो आपने कहा था कि ये भारत के इतिहास में पहली बार है कि हमने इस तरीके से रिटेलिएट किया है, और मतलब आपने कहा था कि प्रधानमंत्री ने एक नया स्टैंडर्ड बना दिया है। आपको नहीं लगता है कि भारत के इतिहास में ये पहले प्रधानमंत्री हैं जो सेना के शौर्य को अपना बताकर वोट चाहते हैं? ऐसा लगता है जैसे उन्होंने खुद बमबारी की थी जाकर के, ऐसा तो नहीं है। I would like to quote here the words of Ranjit Sinha, who was the father of forest conservation in India and who was who played a very important role in Tiger project. अब देखो इन्होंने एक वर्ड यूज किया था शोविनिज्म। शोविनिज्म जैसे आपने देखा होगा ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वो शेर को जो टाइगर होता था उसको मारते थे, हमारे राजा महाराजा टाइगर मार के फोटो खिंचवाया करते थे, ठीक है, ट्रॉफी। हाँ, ऐसे ही कुछ अभी भारत में हो रहा है कुणाल। जैसे कि एक होता है कि मंथन करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना, राइट? भाई ठीक है, दैट इज फाइन, वी सपोर्ट ऑपरेशन सिंदूर, वी आर विद आवर आर्म्ड फोर्सेस, इट इज अ ग्रेट जॉब डन बाय आवर आर्म्ड फोर्सेस। लेकिन हमारी जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं इसको हम पॉलिटिसाइज नहीं कर सकते फॉर पॉलिटिकल गेन्स। अब हमारे को सीरियस सवाल पूछने चाहिए सरकार से। अब ऑपरेशन सिंदूर इज ओवर, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से सवाल पूछें कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, व्हाई ऑल दिस थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? अब हमें सवाल पूछना चाहिए। आपने तो कहा था कि टेररिज्म खत्म हो गया है, पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी किसकी है? पूरी लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर से सवाल पूछना नहीं बनता है क्या? माय क्वेश्चन इज दिस, अब हमें सवाल पूछना चाहिए ना डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस से। वी शुड आस्क क्वेश्चन हाउ दिस मेजर
incident happened in Jammu and Kashmir. Now the government should prove it. Government should set up a committee to look into the lapses which led to the Pahalgam incident. Yeah. Now we should focus on this. We have done with Operation Sindoor. India has done dramatically very good. Our armed forces has shown the great valor. There is a synergy between all the three forces. लेकिन उसके बाद हमें बैठ के डिस्कशन करना चाहिए भाई, ताकि पहलगाम जैसी घटना दोबारा ना हो, दोबारा हम इस तरीके से इसी विशियस साइकिल में ना फंस जाएं, राइट? हम इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली क्या स्टेप्स उठा सकते हैं ताकि हम पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे एकदम आइसोलेट करें, राइट? पाकिस्तान पे इकोनॉमिकली इतना प्रेशर बनाया जाए कि वो टेररिज्म इंडिया के खिलाफ ना करे। हम कैसे अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क को स्ट्रेंथन करें, अपनी लोकल पुलिस फोर्स को स्ट्रेंथन करें, कैसे हम डायलॉग क्रिएट करें अपने लोकल लोगों के साथ एंड विन देयर कॉन्फिडेंस दैट दे आर द पार्ट ऑफ इंडिया। जैसे मैं आप एक बात सोचो कुणाल, एक मैं यहाँ कहना चाहूंगा कुणाल, yesterday there was an editorial in the Hindu, वहां पे एक मणिपुर के बहुत बड़े स्कॉलर ने एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि 26 लोगों को मारा गया पहलगाम में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। सुनना है, ये उस थिंकर स्कॉलर का सवाल है पूरे भारत से। लेकिन मणिपुर पिछले मेरे ख्याल से अब आज 1 साल हो गए, 1 साल से मणिपुर नहीं 2.25 साल, 2 साल हो गए। कितने लोग मणिपुर में मारे जा चुके हैं और सरकार की जू भी नहीं रेंग रही है। और कल अगर आपने न्यूज सुनी होगी, जो कुकी जोमी जो कम्युनिटीज हैं वो डायलॉग से बाहर हो गए। They said we don't want 10 लोग मार दिए ना आरआर ने। वहाँ एक दूसरा मसला है, मणिपुर आरआर ने अभी बॉर्डर पे 10 लोग मार दिए। अगर मैं आप एक बात समझिए कुणाल, पंजाबी में कहावत होती है, जो माँ होती है ना, वो माँ जो है हर बच्चे को प्यार करती है, ठीक है? तो माँ के लिए तो सब बच्चे बराबर होने चाहिए। भारत माता तो सबकी है। वहां पे इतना बड़ा उठा लिया, लेकिन मेरे मणिपुर में जब हजारों लोग मर रहे हैं, वहां पर आप कोई स्टेप नहीं उठा रहे हो, वहां पर आपका कोई फोकस ही नहीं। पंकज जी, लास्ट टाइम भी बातचीत हो रही थी जब ये बात हुई कि ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा और ये ऐतिहासिक है और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीजें की गई। लेकिन आपको अच्छे से याद होगा, आपने भी इस पॉइंट को रेस किया था कि 2008 के बाद 2016 में सीधे अटैक हुआ। मेजर अटैक जो था 2008 के बाद 16 में। क्यों? क्योंकि भारत ने कौन सी रणनीति अपनाई? सीधे सर्जिकल स्ट्राइक करने की, सीधे फोर्स इस्तेमाल करने की रणनीति नहीं अपनाई। भारत ने ऐसी रणनीति अपनाई जिससे पाकिस्तान बैंकरप्ट होने लगा। FATF में उसको जो है ग्रे उसमें डाल दिया गया और उसकी जवाबदेही बढ़ती गई, उसको फंड आना बंद हो गए और उस कसमसाहट ने उसने टेररिज्म को कम कर दिया। इसीलिए 2012 के बाद आप देखेंगे 2012 हमारे यहाँ भारत में कश्मीर में सबसे निम्नतम स्तर था जब आतंकवाद जिस सीमा पर था। दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि ये हर टिकट में अपना नाम छाप रहे हैं, आप देखिए कि ये वही प्रधानमंत्री हैं जो सैनिकों से ज्यादा साहस बताते थे कि बिजनेसमैन के पास। देखिए है क्या कि आज सवाल वही खड़ा हुआ है, जिन लोगों ने पहलगाम में हत्या की थी हमारे 26 लोगों की, क्या वो लोग पकड़े गए, मारे गए? क्या वो 4 या 5 या 7 या 10 लोग जो हथियार लेके आए, वो अफगानिस्तान में इस्तेमाल होने वाला अमेरिकी हथियार यदि सीधे हमारे यहाँ आ गया तो किस रूट से आया? क्या हम उसको ट्रेस कर पाए? देखिए क्या है कि ये जो एरियल स्ट्राइक्स हैं, एरियल स्ट्राइक एक ऐसा युद्ध होता है। मैं एक बीबीसी उर्दू में एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें वहां के पत्रकार कह रहे थे कि आमतौर पर ये जो युद्ध होते हैं, युद्ध एक ऐसा है कि दोनों लोग जीतते हैं, उसमें सभी अपनी अपनी जीत का जश्न मनाते हैं। कोई मानने को तैयार नहीं होता कि वो हार चुका है। दोनों लोग अपने अपने घमंडों के साथ जीते रहते हैं। लेकिन इसकी जो कीमत चुकाने वाले लोग हैं, जो सीमा पे रहने वाले लोग हैं, जिनकी प्रॉपर्टीज का लॉस हो जाता है, जिन लोगों के घर के लोग मारे जाते हैं, आप सोचिए ना कि उस ऑपरेशन सिंदूर में जो हमारे जवान शहीद हुए, या अकेले पुंछ कस्बे के अंदर 15 लोग मारे गए, कुल मिला के शायद 28-30 लोगों की कैजुअलिटी है। हम उनके दिल पर क्या बीतती होगी जब उनके घर के सामने से लोग विजय का जश्न का जुलूस लेकर निकलते हैं। मुल्क सबसे बड़ा है, लेकिन मुल्क तभी है जब वहां का रहने वाला बाशिंदा है, और बाशिंदे की मौत पे यदि उसके घर के सामने जश्न मन रहा, जिस वक्त पे हमको विचार करना चाहिए कि आखिर ऐसे हालात कैसे बनते हैं
कि हम वहाँ जिस जगह पे हर दिन 2 से 5,000 लोग जाते हैं, वहां से हम सिक्योरिटी 0 होती है। वो एक ऐसी जगह है जो अप्रोचेबल नहीं है, जहाँ पहुंचने के लिए 4 से 5 किलोमीटर का आपको ट्रैक ही करना है। देयर इज नो रोड एट ऑल। ऐसी जगह पर जो सेंसिटिव जगह है, वहां पर एक होमगार्ड का सिपाही भी नहीं था। हम इन सवालों के जवाब तलाशने की जगह, क्योंकि क्या है कि ये जो रामायण में युद्ध हो रहा था राम और रावण का, और जब रावण की सेना बहुत बुरी तरीके से मात खा रही थी, तो रावण ने एक मायावी युद्ध खेलना शुरू किया। उसको 10-10 रावण दिखते थे। अचानक कहीं से मांस और मज्जा की बारिश होने लगती थी, अचानक कहीं से राख गिरने लगती थी। तो ये जो भ्रम फैलाकर हम तात्कालिक राम के तुणीर को भ्रमित तो कर सकते हैं, लेकिन रामचरितमानस पढ़े या वाल्मीकि रामायण पढ़े, अंततः रावण की नाभि में राम के तीर को लगना ही है। तो ये जो भ्रम की स्थिति, हम किस चीज का जश्न मना रहे हैं? बिल्कुल सही हम बात किस कही चीज का जश्न मना रहे हैं? हमारा आप देखिए, हम अपने जो स्पेशली देखिए आज जो युद्ध है, हर युद्ध का अंत एक बेटर फॉरेन पॉलिसी के कारण होता है। मैं अभी स्टडी कर रहा था कि आखिर अजरबैजान सरी का देश, बाकू सरी का देश, मेरे कई दोस्त तो वहां पर बुक फेयर्स में पार्टिसिपेट करने गए, वो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेके आए कि अजरबैजान में इंडिया के लोगों को कितना प्यार करते हैं वो आखिर क्यों टर्की के साथ में पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया? आपने कभी सोचा? अभी 2020 में अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में युद्ध हुआ था, और भारत सरकार, आप अजरबैजान से ऑयल भी ले रहे हैं, आप अजरबैजान से सामान भी मंगा रहे हैं, और तो भी अपनी जो आकाश मिसाइल है उसको आप आर्मीनिया को बेच रहे हैं। देखिए, कोई भी देश में यदि कोई लंबी दूरी की मिसाइल जो जमीन से जमीन मार करने वाली हो, जब खरीदी जाती है, तो उसके पड़ोस के 200 किलोमीटर के देश अपने देश की असुरक्षा समझते हैं, और यही एक मापदंड होता है कि मेरे किसी देश से डिप्लोमेटिक रिलेशन क्या है, या यह केवल दैट इज ओनली द बिजनेस रिलेशन। अजरबैजान की नाराजगी का कारण यह था, और ठीक यही नाराजगी का कारण तुर्की का भी था, कि आप उस क्षेत्र में अपने हथियारों को पहुंचाकर एक अस्थिरता का माहौल खड़ा कर रहे हैं। किसी भी इलाके में यदि हम एडिशनल मिसाइल्स या एरोक्राफ्ट को बेचना शुरू करते हैं, तो वहां की जो रक्षा प्रणाली का जो तंत्र है उसमें अव्यवस्था और असंतुलन आता है, और उसके जवाब में हर देश उसके साथ खड़ा होता है जो उसके रेसिप्रोकेट करने वाले हथियारों को आपको दे सके। हम डिप्लोमेसी में किस स्तर पर खड़े हुए? और फूफा जी तो रोज ही नाटक कर रहे हैं, ट्रंप जी। अब की बार ट्रंप सरकार, माय फ्रेंड डोनाल्ड के, वो तो भारत को बेइज्जत करने में लगे हुए हैं। हम जिस ब्रह्मोस मिसाइल के लिए बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस शायद मालूम होना चाहिए लोगों को कि ब्रह्म और मॉस्को रिवर के 2 नदियों के नाम से मिलकर बनी हुई है, और मॉस्को रिवर कहाँ की है? रशिया की है। रशिया। ईमानदारी की बात है कि पूरी टेक्नोलॉजी उनकी है, हम लोगों ने उसको यहाँ पे असेंबल किया हुआ है। यदि रशिया का झुकाव इस समय चीन की ओर ज्यादा हो रहा है, तो हम डिप्लोमेटिकली फेल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारा फॉरेन मिनिस्टर जब कह देता है, इसके ऊपर कोई टीवी चैनल चर्चा नहीं कर रहा है, जिसको कोई प्राइम खबर नहीं बना रहा, कि हमारा डिफेंस मिनिस्टर कह रहा है कि वी हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म द पाकिस्तान मिलिट्री दैट वी आर गोइंग टू अटैक ओनली ऑन द टेररिस्ट कैंप्स। तो ये तो इस तरीके की बात हम पता नहीं क्या हमारे असल में भारत की जो विदेश नीति थी, ये जो पूरा युद्ध है, आप मान के चले कि भारत की विदेश नीति की असफलता का युद्ध था। वैसे तो आपको युद्ध कह ही नहीं रहे। ये आपकी बात बड़ी महत्वपूर्ण। हम न तो निर्गुट रह गए, न सगुट रह गए, क्योंकि जब आपके देश का प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाकर, अमेरिका में जाके पब्लिक मीटिंग करता है, अब की बार ट्रंप सरकार, इसका मतलब है कि यू आर नाउ बिकम द पार्ट ऑफ द गैंग ऑफ अमेरिका। क्या आप अलाउ करेंगे कि नेपाल का कोई आदमी आकर भारत में बोले कि कांग्रेस को वोट दो, या श्रीलंका का आदमी भारत में आए, जाफना का कोई लीडर, और बोल दे कि स्टालिन को वोट दिया जाए? विल यू एक्सेप्ट इट इन इंडिया? हमारी ये असल जो पूरी ये और इस जो डिप्लोमेटिक हार है, उसी को छुपाने के लिए ये बहुदल बनाया जा रहा है। अब आप बताइए, जिस दल में निशिकांत दुबे होंगे,
तेजस्वी सूर्या सरी के लोग होंगे। यदि किसी ने विदेश में गर्दन पकड़ के बोल दिया कि भाई आप लोग तो नफरती चिंटू हो, आप तो पूरे नस्ल को, जात को, धर्म को गाली देते हो, तो आप हमारे यहाँ क्या बेचने आए हो? सर उन्होंने तो कर्नल सोफिया कुरैशी को भी नहीं छोड़ा। एग्जैक्टली, किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल। देखिए, और वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, नाम ही काफी रहता है। नाम ही काफी रहता है, बिल्कुल। नाम ही काफी। ये जो पूरी विचारधारा है, ये विचारधारा ही मुंह में राम और बगल में नाथुराम की है। और सोचिए, जो व्यक्ति कह रहा है कि अब की बार ट्रम्प सरकार, उसको अपनी तुलना किससे करानी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से तुलना करानी है उसको अपनी। कितना आश्चर्य का विषय है। लेकिन ये महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की सही, उनकी भी अपनी महत्वाकांक्षा है। पर मैं ये सोच रहा था, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, ये पंकज जी भी भूल गए और तुम भी भूल गए कुणाल, जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, हम तो पीओके की बात कर रहे थे। पीओके कहाँ गया? हम तो पीओके को मिलाने की बात कर रहे थे। पीओके तो मिला नहीं है इंडिया में। बलूचिस्तान को आजाद कराने की बात हो रही थी। मिलेगा, वो कहाँ गया? बलूचिस्तान अलग नहीं हुआ, पीओके मिला नहीं। हम तो कह रहे थे इंदिरा गांधी ने जो है 2 टुकड़े करवाए थे। पाकिस्तान को जो सबसे बड़ी डिफीट दी है कुणाल, जो मुंह तोड़ा है पाकिस्तान का, वो मिसेज इंदिरा गांधी ने तोड़ा था कुणाल। और हमारे जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है, ये मिसेज इंदिरा गांधी जैसी लेगेसी क्रिएट करना चाहते हैं। तो हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पीओके विल बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। अब पीओके तो इंडिया का हिस्सा बना नहीं है अभी तक। वो तो आप छोड़ दीजिए अश्विनी। सबसे आप देश का दुर्भाग्य देखिए कि कल का दिन भारत की इतिहास का कितना बड़ा दिन था। आपने कोई सरकारी विज्ञापन, कोई विज्ञप्ति देखी? पूरे दुनिया के विरोध के बावजूद कल वो तारीख थी जब पोखरण में भारत ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करके दुनिया को चौंका दिया था। हमने उसको याद ही नहीं किया कल के। सर हम उसको क्यों याद करेंगे? उससे आप समझिए, ये बहुत सोची, जिसे कहते हैं ना, एकदम परफेक्ट सिनेरियो के साथ बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है कि आप बताओ कि जो ब्रह्मोस की नींव किसने रखी? आज जो आप बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट कर रहे हो, बैलिस्टिक मिसाइल का ये नींव रखी किस आदमी ने थी? आज इंडिया न्यूक्लियर पावर बन गया है, ये नींव किसने रखी थी? 1974 में एक बार मिसेज इंदिरा, वो उसकी बात करना ही नहीं चाहते ना। ये मैं अखबार के बाहर नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपको यही दिलाना चाहता हूँ। आप देखिए कि क्या शायद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल याद किया था इस घटना को, लेकिन क्या इस देश के लिए कितना बड़ा गौरव का, आज हम जिस परमाणु अकेले बम पे नहीं, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पे खड़े हुए हैं। इस देश में अकेले 24 परमाणु रिएक्टर हम कर्नाटका और आंध्रा में स्टैब्लिश किए हुए हैं। वो किसकी सोच थी? वो उस समय आप सोच सकते हैं कि एटम बम के बाद में हमारे पास कितना अंतर्राष्ट्रीय हमारे पास पाबंदियां थी? कभी सोचा? हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उन अखबारों की खबरों की। हम उन अखबारों की खबरों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो एसेंशियलिटी है। हम आज को, मैं कश्मीर के पूरे अखबार, अभी सुबह से 3 अखबार देखें, कोई भी अखबार सवालात उठाने को तैयार नहीं है कि वहां पे सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस फेलियर था। वहां पर खूब छापे हो रहे हैं। मुझे लगता है कल तक लगभग 100 लोगों को पेशा में बंद कर चुके हैं, जो स्पेशल एक्ट है वहां का। तो अब वहां पर यही चल रहा है, ये ग्राउंड वर्कर है, ये फलाना वर्कर है। भाई वो कोई भी है, वो 4 आदमी कहाँ गए या 5 आदमी कहाँ गए जो फायरिंग कर रहे थे? आपका बदला किसको ले लिया? हमने कंधार वाले का बदला ले लिया, हमने छोले भटूरे बेचने वाले का भी बदला ले लिया, लेकिन हम तो पहलगाम का बदला लेने गए थे ना। वो मिला कि बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कुणाल, और आप सोचिएगा कि 1960, हाँ पंकज जी एक मिनट, 1969 में चाइना ने अपना न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया, और इंडिया ने कंडक्ट किया 1924 में। आप सोचिए कुणाल, और ये वो भारत है 1974 का भारत जो गरीबी से लड़ रहा था, जो मल्टीपल सोशल प्रॉब्लम से लड़ रहा था। आज का जो आज आप सोचिए कुणाल, इस देश का दुर्भाग्य देखिए। सही कहा है पंकज जी ने कि जो मिडिल क्लास यहाँ पे एमर्ज हुई है कुणाल, भारत में जो मिडिल क्लास एमर्ज हुई है वो 92 के बाद हुई है कुणाल। 92 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किसने करे? वो आपके सामने है। और वही मिडिल क्लास आज ये जो ग्रेट अचीवमेंट्स हुई है उसको नकार रही है, और एक जैसे कहते हैं ना हुलिगनिज्म की तरफ जा रही है वो मिडिल क्लास। मैं आपको बताऊं, आप लोग शायद उस समय पैदा नहीं हुए होंगे। मैं स्कूल जाता था 73, 74, 75 की बात मैं आपको बता रहा हूँ, जब इमरजेंसी लगी थी।
मेरे पिताजी नापतोल विभाग में थे, जिनको कहा जाता है कि वो शहर का दुकानों का सर्वे सर्वा होता है, उस समय इंस्पेक्टर थे। और उज्जैन शहर की जगह में सनलाइट और लाइफ बॉय साबुन नहीं मिलता था। हम लाइन में लगे हैं साबुन लेने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसी बाजार की अराजकता थी। होर्डिंग्स कर करके लोगों ने जो हालत किया हुआ था, ये उस समय के दौर की बात है। और उस समय भारत पे इतना प्रेशर था, हमारे पास में अन्न बाहर से नहीं आ रहा था। हम बाहर से यदि हमारे पास अन्न नहीं आता इतनी रेस्ट्रिक्शन के बाद में, तो हम भूखमरी के शिकार होने वाले थे। मेरे बहुत छोटा था, लेकिन चूंकि मुझको अपने जीवन की 2.5 साल की उम्र से घटना याद है, इसलिए मुझे वो भी याद है। और आज हम लोग इतने गौरव के पलों को हम याद नहीं कर रहे हैं। देखिए, इतिहास या मुल्क एक व्यक्ति नहीं बना रहा है, एक घटना नहीं बना रही है। और सबसे बड़ी चीज है सवाल पूछने वाले लोगों पे। आप देखिए प्रोफेसर अली महमूदाबादी को आप उठा के ले गए, और सबसे बड़ी आप जस्टिस की आप बात देखिए, जुडिशरी उसका 2 दिन का रिमांड दे दिया। जब एक राज्य के एक उप मुख्यमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री सीधे सीधे, मैं बहुत कड़ा शब्द बदतमीजी की बात कर रहे हैं फौज के लिए। वो कह रहा है कि फौज तो मोदी जी के चरणों में लेटती है। एक सोफिया कुरैशी को कह रहा, आतंकवादियों की बहन है। उनके खिलाफ अब आज तक कार्रवाई के नाम पर उनको मंत्री पद से भी नहीं हटाते हैं। और यदि अली महमूदाबादी का आप लेख पढ़े तो उसने उसमें कोई गलत बात नहीं की। उसने बोला कि आपने बिंब के रूप में इन 2 लोगों को प्रस्तुत किया, वो तो ठीक है, लेकिन जब मास लिंचिंग होती है, जब लोगों के घर गिराए जाते हैं, जब स्पेसिफिक जात के लोगों को टारगेट किया जाता है, तब आप सब लोगों के विचार कहाँ जाते हैं? आई डोंट फाइंड कि इसमें कुछ भी गलत है। बिल्कुल, मैंने भी इसमें कुछ भी गलत था, ठीक है। और वो महिला आयोग जो है, वो यूनिवर्सिटी सवाल जवाब करने पहुंच गया। वो मध्य प्रदेश में मंत्री जी के पास तो गए नहीं, विजय शाह के पास में, क्योंकि विजय शाह गौड़ जाति से आते हैं, गौंड ट्राइब है, और गौंड ट्राइब्स में भी वो शासक है वहां के। तो लगभग हरसूद से लेकर और सिवनी और तक उनके करीबन 12-15 सीटों पर वो वोट प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं। वहां पे महिला आयोग, पुरुष आयोग, मानवाधिकार आयोग, नैतिकता आयोग, अमित शाह, कोई भी नहीं बोलेगा। पंकज जी, आपको याद होगा कि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस बात का कॉग्निजेंस लिया था विजय शाह के मामले का, लेकिन विजय शाह का नाम तक नहीं लिया उन्होंने। आप सोचिए, जब उन्होंने प्रतिक्रिया दी तो विजय शाह का नाम तक नहीं लिया। मुझे लगता है कि अभी क्यों नाम लेंगे वो, जब चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जो कोर्ट तय करेगी वो हम करेंगे, और कोर्ट ने इतना बुरी तरीके से राज्य सरकार को बजाया है कि आपने जो एफआईआर लिखी, वो एफआईआर तो किसी काम की नहीं है। अपराध ही नहीं उसमें लिखा है, कौन से अपराध के तहत एफआईआर है, धारा नहीं। ठीक है, तो इस बात के बावजूद जब एक राज्य का चीफ मिनिस्टर इस चीज को तैयार नहीं है कि हम अपने एक बदतमीज मंत्री को ओहदे से हटा दें, और डिप्टी चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि सेना तो उनके पैर में पड़ी हुई है। एक विधायक जी कह रहे हैं कि पूरा युद्ध तो पापा ने नहीं, यूएन ने रुकवा दिया। फिर वो कहते हैं हम यूएन नहीं यूएस कहना चाहते थे। तो यूनाइटेड नेशन और यूनाइटेड स्टेट में विधायक जी को मतलब अंतर नहीं मालूम है। भाई, यूनाइटेड नेशन ने भी रुकवाया या यूनाइटेड स्टेट ने भी रुकवाया, तो आप बताइए क्या भारत की जो सॉवरेनिटी कहते हैं उसके माकूल बात है क्या? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बायलैटरली है, हमारे सारे इश्यूज ही बायलैटरल हैं। अश्विनी, ये जो अशोका यूनिवर्सिटी का मामला जो अभी पंकज जी ने बताया, अली खान महमूदाबाद का, इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? कुणाल, देखो, यहाँ पर एक बात और इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। वहां पर जो आईजी थी सोनीपत की, नाजनीन भसीन, कुणाल, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है तो प्लीज आप नाम पर फोकस कीजिएगा। सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं, इनका नाम था नाजनीन भसीन। पहले इनका ट्रांसफर किया गया है क्योंकि उनके ऊपर यह आरोप लगा कि ये जो प्रोफेसर हैं, इनका नाम है अली खान महमूदाबाद, इनको कहीं फेवर ना हो जाए। और उसके बाद दूसरी सीनियर आईपीएस को लेके आया गया और उनके बाद इन पे एक्शन हुआ है। और कुणाल, इनका थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं बताना चाहूंगा। अली खान जो महमूदाबाद है, ही इज कमिंग फ्रॉम दी, लखनऊ के पास एक जगह है महमूदाबाद। महमूदाबाद की जो प्रिंसली स्टेट है, ये उस फैमिली से बिलोंग करते हैं।
अच्छा कुणाल, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि सरकार इतनी इनसिक्योर क्यों हो जाती है। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब सेक्शन सी क्लियर कहता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। और जो हमारी यूनिवर्सिटीज होती हैं कुणाल, वो एकेडमिक प्लेस है। एकेडमिक प्लेस में एकेडमिक परस्यूट्स होते हैं, वहां पे क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है, क्रिटिकली सोचना सिखाया जाता है। वो एक तरीके से नर्सरी होती है आपकी सोच को बढ़ाने की। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि ये जो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं सोनीपत में, मुझे नहीं लगता इन्होंने ऐसी कोई बहुत बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह दी जिसके ऊपर इनके ऊपर पुलिस एक्शन हो जाना चाहिए, या नेशनल जो हरियाणा कमीशन फॉर वुमेन ने सू मोटो एक्शन ले लिया, पुलिस पकड़ के ले गया, 2 दिन का रिमांड मिल गया। और ऑन द कॉन्ट्ररी एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का आदमी, एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर, सीनियर आर्मी ऑफिसर, कर्नल रैंक की लेडी के ऊपर गलत कमेंट करता है, और कोर्ट को बीच में आना पड़ता है कहने के लिए कि आपने इतनी वीक पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है कुणाल। यानी कि इंडिया में, हमारे भारत में रूल ऑफ लॉ क्या सिर्फ किताबों की बातें। पंकज जी, ये जो ज्योति मल्होत्रा का मामला है, क्या है, जरा इसके बारे में बताएंगे। मतलब मैं ये सोच रहा था, मतलब हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इनको पकड़ा है, पर क्या एक सामान्य ट्रैवल ब्लॉगर के पास वो इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगी? मतलब एक सवाल है, क्या सामान्य ट्रैवल ब्लॉगर के पास ऐसी इंफॉर्मेशन उपलब्ध होंगी कि वो पाकिस्तान को प्रोवाइड करा दी जाए? देखिए, ये पूरा मसला है वो क्या है, आपको असल स्टोरी ये है कि इसके अंदर कुछ दिनों पहले हिसार में एक सिरसा में एक पासपोर्ट रैकेट पकड़ा गया। अच्छा। वो पासपोर्ट रैकेट भी ऐसा था, वो क्या था कि वो इकबाल खाना, जिसका नाम इसमें बहुत सारी बात आ रही, वो कभी वो दुकान को चलाता था, उसकी जगह अब जो उसको चलाने लगा नोमान, उन्होंने उसको उठा लिया। अब हुआ ये कि यदि कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान जाएगा, वो जो लेडी पाकिस्तान गई है 3 बार, तो 2 बार तो गई है वो सिखों के जत्थे के साथ में, और उसका नाम हरियाणा स्टेट जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसने रेफर किया, जो 300 लोगों का जत्था जाता है 5 गुरुद्वारे को घूमने और धार्मिक स्थानों के लिए, वो तो जत्था होता है। एसजीपीसी उसको बेचती है और वहां की भी जो एसजीपीसी है वो उसका स्वागत करती है। 2 बार वो जत्थे में गई है और तीसरी बार करतारपुर साहिब गई है। करतारपुर साहिब में तो होता है कि सुबह जाना है, शाम को लौट के आना है, उसमें तो वीजा भी नहीं लगता है। ठीक है, तो मेरा ये जो सवाल है, देखिए कि मैं खुद पाकिस्तान भी गया हूँ, मैं चाइना भी गया हूँ और कई बार गया हूँ। वहां की एम्बेसी से दिल्ली में मेरे संपर्क भी रहे हैं वो लोग, कई बार हमको अपने स्टेट डेज के ऊपर, नेशनल डेज के ऊपर पार्टीज के लिए बुलाते रहे। वो मैं नहीं गया, एक आध बार मैं चाइना एम्बेसी गया, अदरवाइज मैं गया नहीं। वो एक बहुत अलग मसला है। असल चीज ये है कि जांच का विषय होना चाहिए कि ज्योति मल्होत्रा को सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन किसने दी, क्योंकि वो कोई अथॉरिटी नहीं है, वो कोई ऐसी पोस्ट पे नहीं है, उसकी कोई ऐसी अप्रोच नहीं है कि वो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन कहीं से निकाल सके। इट मींस शी हैज गॉट या इन्वेस्टिगेटेड सच इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिलायबल पर्सन। हम उस पर तो कार्रवाई कर नहीं रहे जिसने उसको ये सूचना दी। भाई, किसी हाई कमीशन है, एम्बेसी का व्यक्ति आपका परिचित हो सकता है। जो मेरे को थोड़ा अंदाज है वो केवल ये है कि ये थोड़ा बहुत कुछ लोगों को पाकिस्तान का वीजा चाहिए, कई लोग धार्मिक वीजा भी चाहते हैं, धार्मिक, खासतौर पर हरियाणा पंजाब के लोग जिनके पिंड वहां पर, उनकी आत्माएं वहां फंसी रहती है, वो कई बार चाहते हैं। तो चूंकि जो उसके रिलेशन डेवलप हो गए थे हाई कमीशन में, देखिए यदि आप किसी भी देश में जा रहे हैं और उस देश के बारे में कोई वहां के आर्ट कल्चर या उसकी पॉजिटिव छवि के बारे में कुछ वीडियोस बना रहे हैं, कुछ किताब लिख रहे हैं, तो वहां का हाई कमीशन एम्बेसी आपको एक अच्छी नजर से देखता है और सहयोग करता है। मुझे ऐसा लगता है इस लड़की ने इस रिलेशन की आड़ में कुछ लोगों के वीजा के लिए सिफारिश की, क्योंकि कल जो हरियाणा एसजीपीसी है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, उसका जो सोशल मीडिया का इंचार्ज है, उसको भी पुलिस ने उठाया था, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही हैं पैरेलली। तो इसमें अभी इन्होंने एक काम और किया है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसकी एक मित्र है पुरी की, वो भी ट्रेवल ब्लॉगर है, कोई अग्रवाल, प्रिया अग्रवाल शायद नाम है उसका। उसके घर भी पुलिस पहुंच गई और सीन बनाने के लिए इन्होंने बोला कि चूंकि पाकिस्तान की एजेंट की मित्र पुरी में रहती है, इसलिए हमने पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी कि कहीं उस पर हमला ना हो जाए। ये इट इज एब्सोल्युटली नॉनसेंस हाइप।
अब वो क्या है, उस लड़की के घर वाले को भी लोग शक की निगाह से देखने लगे। पूरी छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा नहीं, अरे यार इसकी तो आतंकवादी संबंध है, इसके जासूस से संबंध है। आप समझ रहे हैं? लेकिन हम ये नहीं पता कर रहे हैं कि आखिर उसके पास से सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कहाँ से आई। अच्छा आप बताइए, सड़क पर कोई ट्रक जा रहे हैं, ट्रेन में कोई जा रहा है, आज ये सब चीजें गूगल मैप सरी का जो साधारण सा इक्विपमेंट है उससे आराम से ट्रेस होती है। इसके लिए मुझे कोई गुलदस्ता रखने की जरूरत थोड़ी ना जो फोटो खींच के भेजे, या ना? बिल्कुल ठीक। ये ऑल दीज थिंग्स आर फिशी एंड आई वॉश। असल चीज ये थी कि उस लड़की का जो पहलगाम के बाद में वीडियो था, उसने उस अपना जो ब्लॉग बनाया था उसमें उसने 2 बात बोली थी। पहली बात उसने बोली कि जो लोग वहां पर गए थे, यात्री जो लोग मारे गए, उनको लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए था, और सतर्क नहीं थे। दूसरा उसने सवाल किया था उसके कि वहां पे सुरक्षा बल क्यों नहीं थे। ये कुछ सवाल थे। ये मरियम नवाज शरीफ से उसने एक इंटरव्यू लिया था, मरियम नवाज शरीफ से इंटरव्यू उसका करतारपुर साहिब कॉरिडोर पे था। वो जाहिर है कि एक अंडरस्टैंडिंग से हुआ और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, यानी बहुत सामान्य चीजें हैं। आप भी यदि करतारपुर साहब चाहे और किसी को इंटरव्यू लेना चाहे, पाकिस्तान हाई कमीशन और पीआर अरेंज कर देता है वो, क्योंकि पाकिस्तान के सामने एक चैलेंज है, वो भारत में अपनी इमेज को अच्छा बनाना चाहता है, तो उसके लिए सब टेक्निक को इस्तेमाल करता है। वो बहुत एवरेज दिमाग की लेडी है, अति बिल्कुल सही बात है। में वो थोड़ा। पंकज जी, जब हाफिज सईद का इंटरव्यू हो सकता है तो मरियम नवाज का तो इंटरव्यू हो ही सकता है, इसमें तो कोई बात ही नहीं। बताइए ना, जब वैदिक जी हाफिज सईद के साथ बैठ के आ गए, बातचीत करके आ गए, तो आपने उनके खिलाफ तो कोई कार्रवाई की नहीं। और यदि पाकिस्तान जाना गुनाह है तो हमारे जो मूंगबली जी हैं वो तो बगैर बुलाए चले गए थे, हवाई जहाज सीधे उतार लिया था उन्होंने। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो हमारे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये जो पूरा मसले को यदि आप ज्योति मल्होत्रा से लेके और आर्मीनिया तक जाएंगे ना, तो एस जयशंकर इस आजादी के बाद का सबसे फ्लॉप विदेश मंत्री सिद्ध हुआ है, जो केवल नफरत और केरल का चीफ मिनिस्टर के बनने के चक्कर में वो कुछ भी कर रहा है। देखिए, एक कितना अच्छा था, वीके सिंह चीफ आर्मी का रहा, लेकिन उसने डिफेंस मिनिस्टर तो नहीं बनाया था ना। बिल्कुल ठीक है। ये देखिए, आप एक डिपार्टमेंट के ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो एक अलग मसला है, और जब आप उस डिपार्टमेंट के मंत्री बनते हैं तो मंत्री बनना एक अलग मसला होता है। लेकिन एस जयशंकर उस अपनी जो पुरानी आत्मा है उससे परकाया प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर सावरकर की आत्मा घुस जाए, लेकिन वो घुस नहीं पा रही। आज तक किसी भी विदेशी मंत्री मेहमान से वो कह नहीं पा रहे हैं कि सावरकर की प्रतिमा पे चित्र चढ़ा लो। गोडसे तो बहुत दूर की बात है, लेके गांधी के पास ही जाएंगे। ये तो आने वाले 100-200 सालों में संभव नहीं होगा। मोस्टली जितने हमारे राजदूतावास और हाई कमीशन है, वहां नेहरू की फोटो लगी हुई है। एक खबर है अश्विनी, आखिरी खबर इसको लेते हैं। इसरो का जो PSLV-C62 है, जो लॉन्च व्हीकल है, ये फेल हो गया। आपने देखा होगा कि 1993 के बाद से ये तीसरा लॉन्च व्हीकल है। अगर 1993 वाला भी इंक्लूड कर ले तो ये तीसरा लॉन्च व्हीकल है PSLV, जो कि हमारा मतलब यूएसपी रही है भारत की, जो फेल हुआ है। और 11 हुए ना, फेल तो 3 ही हुए, 3 मिशन ही फेल हुए। नहीं, फेल तो 3 हुए। हाँ, 3 मिशन ही फेल हुए, 11 में से आई थिंक PSLV सीरीज में। जी अश्विनी, बताना चाहेंगे आप इसमें कुछ? कुणाल, ये थोड़ा सा इसमें टेक्निकल गूफ अप हुआ इनके एंड पे, इसरो के एंड पर। PSLV तो मेरे ख्याल से इट इज द यूएसपी ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोलते हैं। तो जो अभी उनकी प्रेस ब्रीफिंग आई है इसरो की, उसने कहा कुछ टेक्निकल ग्लिच हुआ है जिसकी वजह से ये जो उनका मिशन था फेल हुआ है। अब ये क्या टेक्निकल ग्लिच है, इसके ऊपर कोई अभी तक बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है यार कुणाल। ठीक बात है। खबर के रूप में था कि ये एक खबर है जो कि अखबारों में, वो एक खबर, हाँ अखबारों में है। हाँ, यदि वो उस पे यदि ये सफल हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता एक रैली और निकालते, चंद्रयान यात्रा। नेशनल बुक ट्रस्ट से किताब छप गई, चंद्रयान 3, और चंद्रयान 3 किताब के लेखक नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर हैं, और उसके कवर पेज पे चंद्रयान के कोई वैज्ञानिक का फोटो नहीं है, नरेंद्र मोदी का ही फोटो है।
नरेंद्र मोदी उसमें वो स्क्रू जोड़ रहे थे भाई। ठीक है पंकज जी, अब इस चर्चा को यहीं खत्म किया जाए। थैंक यू।